हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का जेबी ट्यूटोरियल्स में। और आज देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने ना फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, इन सभी के डेरिवेशंस को जाना था, ग्राफ के बारे में पढ़ाई की थी। जो दर स्थिरांक है के, उसका क्या फॉर्मूला आएगा वो जाना था। अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड, इसका क्या फॉर्मूला आता है वो सब जाना था जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। हाफ लाइफ पीरियड कब इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है, नहीं करता है, अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं के लिए, ये सारी बातों को हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं। मतलब पूरा ना फॉर्मूलेटिक और कॉन्सेप्चुअल पार्ट आज कवर हो चुका है। अब क्या करना है, अब जो फॉर्मूले पढ़े हैं ना, उन पे सवाल लगाने हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए अपना पेन और कॉपी लेकर। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो चलिए, पहला सवाल जो हमारे सामने आ रहा है, देखिए मैंने सवाल पहले से लिख रखा है, तो होप सो आप लोग के लिए थोड़ा आसान पड़ेगा ये चीज। क्या है सवाल? SO2Cl2 का विघटन एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो तो इसके अर्धायु काल में 60 समय का समय लगता है। ठीक है, मतलब हमको बच्चों क्या दे रखा है, हमको दे रखा है हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू। हमको क्या कह रहा है कि इसका अर्धायु काल 60 मिनट है, मतलब टी हाफ अर्धायु काल दिया है 60 मिनट। और बोल चुका है ना प्रथम कोटि अभिक्रिया, पहले से बोल चुका है प्रथम कोटि अभिक्रिया है। तो दर स्थिरांक के का मान ज्ञात करना है भैया, के का मान ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, आसानी से आएगा। हमने पिछले क्लास में जो चीजें पढ़ रखी है ना, उसको थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, अगर फॉर्मूले आप लोग को नहीं याद आ रहे होंगे तो। प्यारे बच्चों, अगर प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात होती थी, अगर हम बात करते थे प्रथम कोटि अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आप सबने पढ़ा है पहला फॉर्मूला कि जो हाफ लाइफ पीरियड होता है ना, अर्धायु काल, वो कुछ नहीं होता है, वो 0.693 अपॉन के होता है, जहां के क्या होता है, दर स्थिरांक। और ये जो टी हाफ आता है ना प्रथम कोटि के लिए, ये प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, उससे स्वतंत्र रहता है। सिमिलरली आपने इसके दर स्थिरांक का भी फॉर्मूला पढ़ा था, वो पढ़ा था आप लोगों ने 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। याद आ रहा है? कई बुकों में इसी को आप लोग को 2.303 अपॉन टी लॉग ए, मतलब प्रारंभिक सांद्रता, मतलब जीरो टाइम का कंसंट्रेशन ए नॉट, और ए माइनस एक्स का मतलब बची हुई सांद्रता, रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, उसको ए माइनस एक्स बोलते थे। सिमिलरली एक काम कर सकते हो, टी को यहां भेज दो, के को यहां भेज दो, तो टी इक्वल टू हो जाएगा, मतलब किसी भी बोल देगा 30% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, 40% होने में लगा समय, ऐसा पूछ दिया तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, आसान है। चलो बच्चों, नोट करके एक आध पॉइंट और याद रख लेना, नोट करके आप ये पॉइंट याद रखेंगे। क्या है ये पॉइंट? तो जो टोटल टाइम लगता है ना किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने में, कुल समय, वो n गुना होता है उसके अर्ध आयु काल के। जहां n क्या है? n है अर्ध आयु कालों की संख्या। सिमिलरली एक आता है आप लोग का एवरेज लाइफ पीरियड, मतलब औसत आयु काल। ये जो एवरेज लाइफ पीरियड होता है ना, औसत आयु काल, ये याद रखना, इसका अर्ध आयु काल के साथ संबंध है। ये 1.44 गुना होता है किसके? अर्ध आयु काल के। तो ये एक फॉर्मूला, दो नए फॉर्मूले रहेंगे, इनको भी आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे। मतलब अगर आप लोग को अर्ध आयु काल पता हो तो आप औसत आयु काल निकाल सकते हैं, या औसत आयु काल पता हो तो आप अर्ध आयु काल निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक, फिर हम लोग इन सारे फॉर्मूले को यूज कर करके आज का सवाल बनाएंगे। चलो मैं यह हटा रहा हूं, क्योंकि बस फॉर्मूले का रिकॉलिशन था, बस एक बार हमने याद कर लिया सारी चीजों को। अब आते हैं इस सवाल में। इस सवाल के लिए बोल रहा है अर्धायु काल की वैल्यू कितनी है? 60 मिनट। दर स्थिरांक लाना है। हमने तो अभी पढ़ा ना, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या पढ़े बच्चों? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयु काल है वो होता है 0.693 अपॉन के। तो के कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 0.693 अपॉन टी हाफ। डाटा रख दीजिए, 0.693। टी हाफ की वैल्यू दी हुई थी ना कितना? 60। याद रखो, यहां जितना भी जीरो रहता है ना, जीरो पॉइंट के बाद उतना जीरो तुम लोग भी लगा देना।
2 जीरो रहता तो मैं 2 जीरो लगा देता, 600 रहता तो 0.00 करके सॉल्व करता। एक जीरो बढ़ा दिया, 6 1 जा 6, फिर 6 1 जा 6, 33 हो गया, 6 5 जा 30, फिर 6 5 जा 30। तो ये आपका आया के। क्वेश्चन में जो टी दिया था वो किस में दिया था, मिनट में ना। तो अगर मिनट में दिया है तो यहाँ पर के का यूनिट क्या हो जाएगा, पर मिनट। हो गया के का वैल्यू सॉल्व। होप सो सबको समझ में आया। ये फाइनली आपका क्या रहा, आंसर। अर्धायु काल दिया था, दर स्थिरांक निकालने पूछा गया था। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए पूछे तो मजा ही आ जाता है। अभी बेसिक बेसिक क्वेश्चन पर धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ठीक, तैयार। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, फिर से बच्चों को क्या बोलता है, बोल रहा है निम्न प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मान दिया गया। इस बार उल्टा काम कर दिया, पहले अर्धायु काल दिया था, दर स्थिरांक पूछा था। इस बार दर स्थिरांक दिया गया है बच्चों, आपसे अर्धायु काल की गणना करना है। और इस बार सवाल में 3 अलग अलग दर स्थिरांक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, बनाना शुरू करते हैं। क्या क्या दर स्थिरांक दिए हुए थे तो देख लीजिए। 200 सेकेंड है, 2 मिनट पर मिनट है, और 4 ईयर है। समझ लेना, हमारे पास 3 अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले केस में जो के आ रहा है वो आ रहा है 200 पर सेकेंड। दूसरे केस में जो के आ रहा है वो आ रहा है 2, क्या आया था, 2 पर मिनट ना, ये मिनट में दिया है। ठीक है, और एक तीसरा केस भी है हमारे पास बच्चों। इस बार दर स्थिरांक कितना दिया है, 4 ईयर इनवर्स। ऐसा है सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम कोटि अभिक्रिया तो बोल रखा है ना, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया बोलते ही आप लोग समझ गए कि टी हाफ इक्वल टू क्या लेना है, 0.693 बाई के, है ना। तो भैया आप इसको सीधे सीधे सॉल्व ना कर लो, तो टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई क्या करो, 200 करो। तो देखो तो पहले 2 जीरो है ना, 2 जीरो है मतलब पॉइंट के बाद 2 जीरो आप फिर फोकट का लगा दो। 2 से आप कैंसिल करो, 2 3 जा 6, 9 2 4 जा 8, 13 हो गया, 13 बन गया, 6 दूना 12, और ये 5। ये आप लोग का आया अर्धायु काल। क्योंकि क्वेश्चन किसमें, सेकंड में, इसलिए ये भी क्या आया, सेकंड में। हो गया आंसर, पहला सवाल डन, आसान। दूसरे पे आ जाते हैं, फिर से वही चीज, वही फॉर्मूला फिर से लगाने का। क्या इस बार जो टी हाफ हम लोग को मिलने वाला है, हमने पढ़ रखा है ना, प्रथम कोटि तो है, तो 0.693 बाई के करेंगे, और जब करेंगे तब टी हाफ इक्वल टू, इस बार हो गया 0.693, के की जगह पर हम रखेंगे 2। सॉल्व कीजिए तो 0.3465। क्वेश्चन किस में था, मिनट में, इसलिए आंसर भी क्या आएगा, मिनट में। अर्धायु काल इस बार कितना आ गया, इतना मिनट आया। ठीक, तीसरा वाला आराम से ला सकते हो। चलो ला भी लेते हैं हम लोग भी। इस बार के लिए फिर से टी हाफ इक्वल टू क्या लेंगे, 0.693 बाई के। सीधे सीधे फॉर्मूला रख दीजिए। तो सीधे सीधे जब फॉर्मूला रखना है, डाटा हमको पता है, उठा उठा के रखना है बस। तो 0.693 बाई के की जगह पे बच्चों 4 रख देंगे। तो यहाँ से अर्धायु काल की आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.41 जा 4, 29 हो गया, 4 7 जा 28, 13 हो गया, फिर चरतियाँ 12, फिर 2, फिर 5। इतना ईयर आंसर आ गया, इतना ईयर में आंसर आया। तो ये सारी बातें आप लोग को सही से समझ में आ गई होंगी कि अगर अर्धायु काल देगा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए और कहेगा दर स्थिरांक लाओ, तो भी आराम से ला सकते हैं, या दर स्थिरांक देगा तो अर्धायु काल भी आराम से ला सकते हैं। डिपेंड करेगा कि ना कि उसका यूनिट क्या दिया है। जो यूनिट दिया रहेगा ना हाफ लाइफ पीरियड का ना, टाइम पीरियड, उसी यूनिट में ही लाना ना। जैसे यहाँ ईयर में दिया था तो हमने ईयर में लाया, मिनट में दिया था तो मिनट में लाया, सेकंड में दिया था तो सेकंड में लाया, ये सेकंड है। होप सो ये सारी बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अरे हटो भाई, अगले सवाल को आने दो। अरे भाई चलिए, ये रहा बच्चों अगला सवाल। क्या सवाल पूछा है, सिद्ध करें कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया में लगे समय का 2 गुना होगा। मतलब क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो 99% केमिकल रिएक्शन में जो समय लगता है ना, वो 2 टाइम्स होता है 90% रिएक्शन में। ऐसे सवालों को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है, आप ना के का मान निकालो, के का मान।
दर स्थिरांक का, क्योंकि दर स्थिरांक का मान चाहे 90% अभिक्रिया पूर्ण हुई हो, चाहे 99 हुई हो, चाहे 50 हुई हो, 40 हुई हो, 30 हुई हो, के का मान नहीं बदलता, क्योंकि के का मान निर्भर करता है केवल ताप पर, और अगर ताप ही परिवर्तित नहीं हुआ तो के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सीधे सीधे आ जाते हैं, क्या कौन कौन सी अभिक्रिया थी। एक तो 99% केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रहा था, और यहां पर क्या हो रहा था, 90%। ये दो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रहे थे। 99% केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब समझ रहे हो, इसका प्रारंभिक सांद्रण अगर मैं 100 मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, 100, 99% केमिकल रिएक्शन कंप्लीट, कहने का मतलब है कि अभिक्रिया में अभिकारक का 99% हिस्सा भागीदारी ले लिया, पार्टिसिपेट कर गया, और जो पार्टिसिपेट कर जाता है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से। तो यहाँ एक्स की वैल्यू हो गई बच्चों 99, मतलब a माइनस एक्स की फाइनली वैल्यू कितनी आ गई, 1। यहाँ 90% के लिए फिर से आप a को क्या मान लोगे, 100। तो x कितना है, 90% रिएक्शन कंप्लीट है ना, मतलब 90% अभिकारक ने अभिक्रिया में भाग ले लिया। तो x तो वही अमाउंट होता है ना जो अभिक्रिया में भाग ले, और फाइनली कितना बचेगा हमारे पास, तो 10 बचेगा। ठीक, अगर मैं इसके लिए के लाऊंगा तो आपने फॉर्मूला तो पढ़ ही रखा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए होता है। तो अगर आप लोग 99% वालों के लिए ले रहे हो तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन टी 99%, यहाँ आ जाएगा लॉग a की जगह पे बच्चों 100, और a माइनस एक्स की जगह पे क्या आ गया, 1। हमने तो सॉल्व करके ला लिया है। सिमिलरली यहाँ के लिए जब के लोगे 90% के लिए, तो ये हो जाएगा 2.303, यहाँ जो टाइम आएगा वो 90%, भैया स्वाभाविक सी बात है, 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय बराबर नहीं आ सकते, अलग अलग ही आएंगे। लॉग a की जगह पे हम क्या रखेंगे, 100, और a माइनस एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, 10। पर हाँ, समय भले ही अलग अलग आएगा, पर जो दर स्थिरांक है उसका तो नाम ही दर स्थिरांक है ना, रेट कांस्टेंट। वो केमिकल रिएक्शन में चाहे 90 हो, 99 हो, 50 हो, 25 हो, कितना भी परसेंट केमिकल रिएक्शन हो जाए, दर स्थिरांक का मान एक समान रहेगा। मतलब ये 99% वाला दर स्थिरांक और ये 90% वाला दर स्थिरांक आपस में बराबर होंगे। तो जब बराबर होंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू भी तो आपस में बराबर होगी, तो आप सीधे सीधे इक्वेट करा दीजिए। तो आप बच्चों बोलेंगे 2.303 डिवाइडेड बाई टी 99% लॉग क्या हो रहा है, ये 100/1 बराबर आ जाएगा किसके, 2.303 टी 90% लॉग 100/10 के। सिंपल। एक काम कीजिएगा, अब आप बच्चों ये जो 2.303 2.303 सीधे सीधे कैंसिल हो गया, 8099 को मैं उधर भेज दे रहा हूँ, उधर भेजो। तो जैसे ही मैंने इसको इधर भेजा, आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे T99% ऊपर आ जाएगा, भाई नीचे है तो ये जाके ऊपर, डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है, T90%। ओके, इधर क्या बचा है, तो इधर बचा था log 100, भाई 100/1 को 100 ही तो लिखेंगे, डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो तो यहाँ क्या बचा था, log 10, ये log 10 इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये हो गया log 10। मतलब कुल मिला के हम लोग को क्या मिल रहा है इस बार, T99% डिवाइडेड बाई T90%। अब मैं इन लोग का सीधे सीधे ना अनुपात ले लिया, बराबर क्या मिल रहा है, log 100 बटा log 10। log 100 को मेरे प्यारे बच्चों में log 10 का घात 2 लिखूंगा, डिवाइडेड बाई नीचे log क्या है, 10 है, और आपको पता है log में जो भी घात होती है वो सामने आ जाती है। तो यहां से समझिए ये 2 सामने आ गया, ये हो गया 2 log 10 डिवाइडेड बाई log 10। सिंपल। log 10 की वैल्यू हमेशा पता है कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, मतलब T99% डिवाइडेड बाई T90% का अनुपात कितना आया, ये आया 2। इसीलिए ये बात तो अब प्रूफ हो गई ना कि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99% रिएक्शन पूरा होने में लगा समय दुगना होगा 90% रिएक्शन होने में लगे समय के। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था।
तो मुझे लगता है ये पूरा सवाल आप लोग को अच्छे से समझ में आया। सवाल में क्या नया कॉन्सेप्ट पता चला, तो भैया चाहे कोई भी कितना भी परसेंट पे केमिकल रिएक्शन हो, जो के का मान है, जो के का मान है वो अपरिवर्तित रहता है। याद रखेंगे, दोनों के मानों को मैंने तुलना किया, रिलेशन बन गया। अभी काम करते हैं बच्चों। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ ट्रिक बताया होगा, नहीं भी बताया होगा तो यहाँ बता देता हूँ। इतना बड़ा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम बिना के लाए भी ना सीधे सीधे सवाल का जवाब ला सकते थे। कैसे? तो उसके लिए याद रखना, अगर x और y अभिक्रिया में जो अमाउंट पार्टिसिपेट करता है ना, भागीदारी वाली अभिकारक की इकाई है ना, मतलब ये भाग लेने वाली मात्रा है, भाग अभिक्रिया में भाग लेने वाली मात्रा, डिसोसिएटेड अमाउंट है, कितना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। तो उस केस में याद रखना कि अगर Tx% डिवाइडेड बाई Ty%, मतलब x% अभिक्रिया भाग कंप्लीट हो गई, 80% हो गई, 90% हो गई, ऐसा, तो x% अभिक्रिया होने में लगा समय बटा y% अभिक्रिया होने में लगा समय का जो अनुपात होगा ना बच्चों, वो सीधे सीधे याद रखना, वो log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स ले लेना, और नीचे ले लेना log ऑफ a अपॉन a माइनस वाई। ये सीधे सीधे आप लोग यूज कर लेंगे। ओके, जैसे देखिए हमसे एक अनुपात पूछ दिया गया था, मान लो T99% डिवाइडेड बाई T90%। हो सकता है आपसे पूछ दे 40% और 60% में अनुपात बताओ, क्या संबंध आ रहा है? तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी पूछे आराम से लगाना। इस फॉर्मूले को सीधे लगा दो, लॉग a की जगह पे 100 हमेशा, डिवाइडेड बाई 100 माइनस 99 है बच्चों, तो मैंने 99 रख दिया, ठीक, डिवाइडेड बाई अगेन लॉग a की जगह पे फिर से 100 और फिर से a 100, y की जगह पे इस बार क्या रखना है, 90 रखना है, तो मैंने 90 रख दिया। अब सॉल्व करने की बारी है, तो ये T99% अपॉन T90% जब ये सॉल्व होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा लॉग 100/1, मतलब 100 को मैं 10 की घात 2 लिखूंगा, डिवाइडेड बाई 100/10, 10 और 100 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, log 10 बचेगा, सामने आ जाएगा 2, क्या आया, log 10 बाई log 10, log 10 1 होके हट गया, मतलब फाइनली हमें क्या मिला, 2 मिला। जैसे ही 2 मिला, आप समझ गए, ये 90% जाके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, और 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया होने वाले समय के क्या आ गया, दुगना आ गया। यही तो प्रूफ करना था, ठीक। तो ये वाला प्रोसीजर भी आप यूज कर सकते हो, इसको आप एज अ फॉर्मूला बच्चों दिमाग में रखना ना, इसको एज अ फॉर्मूला दिमाग में रखना, और समय समय पे इसका यूज करना रहेगा। क्लियर? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो जल्दी से। ओके, हटा रहे हैं सवाल, नया सवाल ला रहे हैं, सीखने के लिए भी बहुत से सवाल है हमारे पास। चलिए अगला सवाल ये रहा, सवाल नंबर 4। वक्र प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक का मान 60 सेकंड है, तो अभिक्रिया की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता का 1/16 गुना हो जाए तो उसमें लगा हुआ समय की गणना करिए। मतलब क्या बोल रहा है, इस बार प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोल दिया है और दर स्थिरांक का मान दे दिया ना 60 सेकंड इनवर्स। वैसे भी मैंने आपको पहले ही बताया है, दर स्थिरांक की इकाई से आप लोग अभिक्रिया की कोटि के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये करना ही क्या रहता है, पता है ना पहले की वीडियो में, कि अगर रेट कांस्टेंट दर स्थिरांक का इकाई पता हो तो उसमें जो भी लीटर की घात आती है उसमें 1 बढ़ा दो, अभिक्रिया की कोटि मिल जाएगी। हालांकि यहाँ तो अभिक्रिया की कोटि बोल दिया है, नहीं बोल रहता तब हम समझ पाते दर स्थिरांक की इकाई से कि किस कोटि की अभिक्रिया है। आपसे बच्चों बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, मान लो इसकी प्रारंभिक सांद्रता जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो A है, आपसे बोल रहा है वो टाइम पीरियड लाओ, वो टाइम पीरियड लाओ जब उसकी सांद्रता, उसकी प्रारंभिक सांद्रता का 1/16 गुना हो जाने में कितना समय लगता है। मतलब जो बचा हुआ अमाउंट है ना, जो बचा हुआ अमाउंट है वो बोल रहा है A का प्रारंभिक सांद्रता का 1/16 गुना है। यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा आपको ये लाना है। कोई दिक्कत नहीं है, आप चलिए आराम से बनाएंगे क्वेश्चन को हम लोग। हमें पता है भैया कौन सी कोटि अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया, के का मान दिया है, टाइम पीरियड लाना है। तो भैया टाइम पीरियड का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सबको तो याद होगा ही होगा, क्या,
2.303 डिवाइडेड बाई k log ऑफ a अपॉन a माइनस x। याद आया? तो यहां पर आप लोग रखिए डाटा 2.303। k का मान तो हमने अभी देखा था, कितना आया था, 60 आया था। log a रहने दो, a माइनस एक्स कितना लाया बच्चों? a बटा 16 लाए हैं, रखिए। तो a माइनस एक्स की जगह पे a बटा 16 रखा गया, ये पलट के ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.303 बटा 60 log 16a बटा a, नीचे बच गया a। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये a कैंसिल हुआ, हमें मिल रहा है 2.303 डिवाइडेड बाई 60 log 16। अब log 16 का मान तो बच्चों हमें याद रहता नहीं है, तो इसको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। log में जितना भी नंबर आ जाए, जैसे यहाँ पे 2 अंकीय संख्या आया, 4 अंकीय संख्या आता ना, तो आप क्या करते, एक कम कर देते, तो 3 पॉइंट उसके बाद सोचते। यहाँ 2 अंकीय संख्या है बच्चों, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2.303 बटा 60 तो है ही, 2 डिजिट का नंबर है 16, इसलिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 पॉइंट। जैसे ही पॉइंट लगाया तो यहाँ भी पॉइंट लग गया, ये हो गया log 1.6। log 1 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों होती है 0 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, क्योंकि बेस में क्या है, बेस में है 10। log का ना बिना log टेबल यूज किए log का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, एंटी log का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, उसका मैं आप लोग के लिए एक अलग से ट्रिक बनाऊंगा ना, ट्रिक पे वीडियो बनाऊंगा। ट्रिक तो मैंने बना रखा है, उसका वीडियो बनाऊंगा। और वो मेरी खुद की खोज भी रही थी, जब मैं स्टूडेंट था तब मैंने खुद ही ये चीज़ों को अपने आप जाना था। हालांकि बाद में पता चला कि कोई कोई ऐसे पहले से खोजा होगा, नो मैटर, बट चीज़ें तो हमने खुद से की थी। तो उसके लिए मैं अलग से आप लोग को एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें लॉगरिथम के सारे प्रॉब्लम से लेकर आपका पूरा डर ही खत्म हो जाएगा। बिना पेन उठाए, बिना लॉग टेबल देखे भी आप सवाल को सेकेंडों में सॉल्व कर पाएंगे। तो ये log 1.6 बोलता है, log 1.6 0 और 0.3 के बीच में है, तो बच्चों मैं 0.2 मान लिया। क्या मान लिया? 0.2। 1 तो पहले से लग चुका था, 0.2 लगा दिया मैंने। अब ये 1.2 और ये 60 में कैंसिल हो गया 50 में, ठीक। जैसे ही 50 में कैंसिल हुआ, एक जीरो आया ना, तो आप भी जीरो के पॉइंट सामने एक जीरो, फिर 5 से 5 चौक 20, 5 छक 30, इतना आप लोग का क्या आ गया, सेकेंड। ये इतना सेकंड हमारा क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। हो गया आंसर। आपसे पूछा गया था कितना सेकंड लगेगा प्रारंभिक सांद्रता का 1/16 गुना हो जाने में या बच जाने में, तो 0.046 सेकंड लगेगा। हो गया आंसर, यही चीज तो है। तो ऐसा आसान आसान रहेगा प्रथम कोटि अभिक्रिया से आधारित प्रश्न। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे से सवाल को डील करना है। चलिए बच्चों, हटा रहा हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 30% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 40 मिनट का समय लगता है, तो अर्धायु काल की गणना करें। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्या बोला है मेरे प्यारे बच्चों, आपसे बोल रहा है कि 30% केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने में ना 40 मिनट का समय लग रहा है। कितने मिनट का? 40 मिनट का। तो 50% केमिकल रिएक्शन, इसी को तो टी हाफ बोलते हो ना, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने में लगे हुए समय की गणना करनी है। एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप 30% केमिकल रिएक्शन के लिए के का मान लाओ, के बराबर 2.303 अपॉन के एट सॉरी टी की जगह पे आप 40 मिनट रख देना। लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स रखना, एक्स की जगह पे आप 30 रखोगे, ए की जगह पे 100, वहां से के का मान लाते। और एक बार के का मान आ गया तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ क्या होता है, 0.693 अपॉन के होता है। या मैं एक दूसरी चीज आपको सिखाता हूं। दूसरी चीज बच्चों देखना कि टी हाफ बटा टी x% अगर रहे ना किसी केमिकल फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन में, तो उसका आप सीधे सॉल्व करना 0.3 लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस सॉरी a की जगह पे हम हमेशा क्या रखेंगे, 100 रखेंगे, तो 100 अपॉन 100 माइनस एक्स से सीधे हटा देना। कोई आपको के निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बार सीधे सवाल आएगा। क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना, सही तो बनाना ही बनाना है, तेज भी बनाना है, समय बचाना है। तब तो हम लोग मैथ्स को या बायोलॉजी को जो उसके 90 सवाल आते हैं उसको समय दे पाएंगे, या फिजिक्स को समय दे पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ रखो टी हाफ लाना है हम लोग को, टी 30%, यहाँ एक्स की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं 30%, इक्वल टू
ये हो गया 0.3 log, यहाँ हो गया 100/100 माइनस 30। अरे x की जगह पे कितना है 30% रख दिए, तो t हाफ, t 30% की वैल्यू बच्चों को दी हुई थी कितनी 40 मिनट, ये देखो दिया हुआ है। ये हो गया 0.3 डिवाइडेड बाई log ऑफ 100/70, ये कैंसिल हो गया, 10/7 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से टी हाफ की वैल्यू कितनी आ गई 0.3 इंटू 40 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 10/7 का मतलब 1.34, 30 हो गया था ना 4, फिर 20 हो गया तो 3, तो 1.43 मतलब 143 से हम लोग को क्या करना है डिवाइड करना है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना बच्चों तो ये आएगा आपका 77.7 मिनट के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग को चीजों को डील करना है। क्वेश्चन मिनट में दिया था तो इसलिए आपको आंसर भी किस में देना है, मिनट में देना है। तो ये एक तरीका है सीधे सीधे इसको सॉल्व करने का बिना की का मान निकाले। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है, प्रकट हो चुका है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 60% पूर्ण होने में 100 मिनट का समय लगता है, तो 90% पूर्ण होने में लगा समय बताइए। भैया टी 60% की वैल्यू दे रही है कितनी 100 मिनट, और हमसे क्या पूछा जा रहा है टी 90% होने में कितना समय लगेगा। तो कोनो दिक्कत नहीं है भाई, फॉर्मूला लगा लो ना, अभी तो सीखे हो। टी 90% अपॉन टी 60% क्या रखूंगा मैं, लॉग ए अपॉन, बार बार ए लिख दे रहा हूं मैं, लॉग 100/100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई लॉग 100/100 माइनस वाई। ये पढ़े थे ना टी एक्स परसेंट अपॉन टी वाई परसेंट। यहाँ एक्स की जगह पे 90 दिख रहा है और वाई की जगह पे क्या दिख रहा है 60 दिख रहा है। ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला किसके लिए था, टी एक्स परसेंट डिवाइडेड बाई टी वाई परसेंट। तो अगर मैंने x की जगह पे 90% और y की जगह पे 60% ऐसा माना है, तो बस इसी फॉर्मूले में सेट कर दीजिए, कोई अलग से के निकालने मत जाइए, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाइए। यही चीज तो सीखना है हम लोग को कि तेज कैसे बनेगा। सही बनाना तो पहले ही सीख चुके हैं, के का मान निकाल के भी कैसे बनाना है वो बात तो आप लोग जान गए ना। 60 यहाँ कितना रख दिया 60। सॉल्व करेंगे बच्चों तो 90% अपॉन टी कितना है 60% इक्वल टू हो गया, ये देखो लॉग कितना हो रहा है 100/10 मतलब क्या बचा 10 डिवाइडेड बाई, नीचे ध्यान से देखिए तो लॉग 100/40, 100/40 का मतलब 2.5। जब इसको पूरा पूरा सॉल्व किया जाएगा तो यहां से देखिए log 10 की वैल्यू हमेशा होती है 1, तो टी 90% अपॉन टी 60% की तो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई थी ना, कितना 100 मिनट। तो यहाँ पे मैंने बच्चों रख दिया 100 मिनट इक्वल टू ये 1/log ऑफ 2.5। अब सीधे से आप लोग को टी 90% की वैल्यू मिलने वाली है कितना 100/log ऑफ 2.5। याद रखेंगे बच्चों log 2 की वैल्यू होती है 0.30 और log 3 की वैल्यू होती है 0.48। तो 2.5 log 0.3 और 0.48 के बीच में पड़ेगा, मतलब मैं मान लेता हूँ 0.4 पड़ेगा, मान लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली। तो अगर ये 0.4 है, 0.4 से अगर मैं 100 को अगर मैं 0.4 से डिवाइड करूंगा तो बच्चों 250 के आसपास आंसर आएगा। तो इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर ही आ रहा है 251.2 मिनट आसपास आंसर हो गया। यही आपको पूछा गया था 90% अभिक्रिया होने में कितना समय लगेगा 251.1 मिनट या 2 मिनट का आसपास का समय लगेगा। तो आपने इस फॉर्मूले को यूज डायरेक्टली किया और सीधे से आपने आंसर लाया बिना के का मान लाए हुए। ठीक, समझ में आया होगा सभी को, स्क्रीनशॉट जल्दी ले लो। होप सो सबको मजा भी आ रहा होगा, कमेंट करके बताना भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नए नए ट्रिक्स को भी हम लोग सीखते जा रहे हैं, समय कैसे बचाना है सवाल में। अगला सवाल है बच्चों, क्या बोल रहा है, यदि किसी अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 10 मिनट है। ये सवाल बच्चों इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसमें सीखने जैसी बहुत सी चीजें रहेंगी। बोल रहा यदि किसी अभिकारक का अर्ध आयुकाल 10 मिनट है, मतलब क्या मिला
अर्ध आयुकाल टी हाफ का मान है 10 मिनट। चलिए अच्छी बात है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो दर स्थिरांक का मान ज्ञात करें। मतलब पहला सवाल हमसे पूछा है के का मान लाए, भैया प्रथम कोटि बोल दिया है, प्रथम कोटि बोल दिया है तो जो टी हाफ आता है वो 0.693 अपॉन के आता है। मतलब के कितना आ जाएगा, तो 0.693 अपॉन टी हाफ आ जाएगा। सीधे सीधे 0.693 टी हाफ का मान कितना है, 10 मिनट दिया है ना। ठीक है, तो के का मान आ गया। के का मान कितना आया, 0.0693। यूनिट क्या होगा, मिनट में है ना, तो पर मिनट। यूनिट क्या हो गया, पर मिनट। तो पहला सवाल तो हम लोग को मिल गया। ओके, दूसरा सवाल बच्चे पूछता है, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरे सवाल पे हम लोग आ रहे हैं। अब हो गया ये डन। दूसरा सवाल बच्चों हमसे क्या पूछ रहा है कि 1 घंटे पश्चात अभिकारक की शेष मात्रा ज्ञात करें। 1 घंटे पश्चात मतलब टाइम कितना दिया है, 1 घंटा। 1 घंटा बोले तो बच्चों 60 मिनट। शेष मात्रा मतलब क्या, a माइनस एक्स का मान ना। a क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रता। x क्या होता है, पार्टिसिपेटेड अमाउंट जो अभिक्रिया में भाग लेता है। और a माइनस एक्स क्या होता है, जो बाद में बच जाता है, शेष बची हुई मात्रा। तो उसी को लाना है a माइनस एक्स को, कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों को एक बात तो हमने स्टार्टिंग में सिखाई थी कि जो t आता है वो कुछ नहीं आता है, वो n टाइम्स टी हाफ आता है। जो कुल समय है जो भी दिया गया है वो अर्ध आयु कालों का क्या होता है, n गुणा होता है। यहाँ पर t की जगह पे मेरे प्यारे बच्चों में कितना भर दिया, 60 इक्वल टू n। टी हाफ कितना दिया है, टी हाफ दिया है 10 मिनट। टी हाफ कितना दिया है, 10 मिनट। तो यहाँ से n का मान आ गया मेरे प्यारे बच्चों 60/10, वैल्यू आ गई 6। n क्या है, n है अर्ध आयु कालों की संख्या। n क्या है भाई, अर्ध आयु कालों की संख्या। टोटल कितने हाफ लाइफ पीरियड यहाँ पर यूज हो रहे हैं, तो 6 हाफ लाइफ पीरियड यूज हो रहे हैं। अब एक फॉर्मूला याद रखना, ठीक, कि जो बची हुई मात्रा रहती है ना अपॉन जो प्रारंभिक सांद्रता रहती है, ये a माइनस एक्स है अपॉन ये a है, ये हमेशा ना आती है 1/2 की पावर n के इक्वल आती है। किसकी इक्वल आती है, 1/2 की पावर n के। n क्या है, अर्धायु कालों की संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे सीधे सीधे सवाल में पूछा गया था बची हुई सांद्रता, यही a माइनस एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बची हुई सांद्रता, शेष मात्रा। तो शेष मात्रा यहाँ से जो हमें मिलने वाली है वो क्या मिलेगी, a नॉट की जगह पे आपने a रख दिया, ये हो गया 1/2। n की जगह पे हम कितना मान रखेंगे भाई, 6। तो ये हो गया 1/2 की घात 6, 2 की घात 6 कितना होता है, 64। मतलब जो बची हुई मात्रा आएगी वो प्रारंभिक मात्रा के 1/64 गुना होगी। यही चीज आपसे पूछा गया था दूसरे सवाल में। पूछा गया था 1 घंटे पश्चात अभिकारक की शेष मात्रा क्या होगी, तो भैया 1 घंटे पश्चात जो अभिकारक की शेष मात्रा होगी वो उसके प्रारंभिक सांद्रता के क्या हो गई होगी, 1/64 गुना हो गई होगी। हो गया, सवाल आपको समझ में आया। आसान सा सवाल, क्या वर्ड दिया है, कैसे सॉल्व करना है, इस पे फोकस करके चलना, कभी सवाल रुकेगा नहीं। चलो बच्चे इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, हट जाते हैं हम, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए बाय बोले हैं इसको भी। अगले सवाल पे आते हैं बच्चों। अगला सवाल आप लोग देख सकते हो, ठीक है, सवाल इंग्लिश में है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से डील कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए बच्चों ये अगला सवाल, और ये सवाल ना अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट सवाल की तरह रोल प्ले करने वाला है। कारण क्या है, क्योंकि ऐसा सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में एज वेल एज आईआईटी के पेपर में ना बहुत बार पूछा गया है और हमेशा एक ही टाइप से बनता है। तो आपको इसको एकदम अच्छे से सीखना है। पहले सवाल कैसा रहेगा, तो ऐसा बॉक्स बना के प्रेशर या कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में कुछ कुछ वैल्यूज दे दिया जाएगा और आपसे कुछ डिमांड किया जाएगा पर्टिकुलर क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए। दिखने में बड़ा सवाल लगेगा पर बनेगा उतना ही आसान ना। ठीक है, पहले सवाल पढ़ते हैं। बोल रहा फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन एट 543 केल्विन ऑफ द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड। और ये कुछ डाटा दिया है, टाइम 0 सेकेंड पे आपका प्रेशर जो है वो 35 मिलीमीटर एच जी है,
360 सेकेंड पे 54 mmHg है और 720 सेकेंड पे ये 63 mmHg है। आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। इसमें एक ही रेट कांस्टेंट आना है भाई। कारण क्या है कि भैया टेम्परेचर को फिक्स रखा है, पर हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेट कांस्टेंट लाएंगे और जब टोटल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट लाना होगा उसका एवरेज कर देंगे। सिंपल सी बात रहेगी। तो चलो बच्चों, सबसे पहले तो इसके डिसोसिएशन को आप कैसे करेंगे तो ध्यान से समझिए। जो एजो आइसोप्रोपेन है ना, उसको हेक्सेन और नाइट्रोजन में डिकम्पोज करना है। तो चलिए देखिएगा, एजो आइसोप्रोपेन, एजो वर्ड जब भी बोले ना, एजो वर्ड जब भी बोले तो आप समझ गए कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड बनाता है। आइसोप्रोपेन उसके आगे बोल रहा है, मतलब मैंने आइसोप्रोपेन का मतलब ही होता है 3 कार्बन, जिसमें एक कार्बन क्या है 2 डिग्री वाला है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक कार्बन ले लिया मैंने, यहाँ भी एक कार्बन ले लिया, इसको 2 डिग्री बनाना है। इसका मतलब यहाँ CH3 है और ये भी क्या है CH3। ये आइसोप्रोपेन बन गया। और ऑब्वियस सी बात है, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं ना, 3 बॉन्ड बन चुके हैं, कुछ एक बच गया वो हाइड्रोजन लगा लेगा। सेम यहाँ भी CH, यहाँ आ गया CH3 और ये हो गया CH3। ये बना बच्चों आपका एजो आइसोप्रोपेन। उसका अगर डिकम्पोजिशन कर रहे होंगे हम तो उससे क्या क्या बन रहा है, एक तो नाइट्रोजन गैस बन रहा है और दूसरा हेक्सेन बन रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में पहले से मेंशन है। ठीक, अब कहानी ऐसा शुरू होगी कि मैं मान लेता हूं टाइम 0 है, जस्ट रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। उस समय इसका इनिशियल प्रेशर P0 माना गया। इन लोग का प्रेशर क्या रहेगा 0 0। क्यों प्रेशर ले रहा हूं, हमेशा तो हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में लेते थे ना क्वेश्चन को, बट देखो इस बार क्वेश्चन का डाटा किस में दे दिया, प्रेशर के टर्म में, इसलिए मैं प्रेशर के टर्म में लेके चलूंगा। और इनिशियल प्रेशर टाइम इक्वल टू 0 पे जो प्रेशर है वो कितना दिया है 35 mmHg। ये याद भी रखेंगे ना, ये 35 mmHg है। हालांकि अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं बस। अब जब मैं t इक्वल टू टी टाइम पे आऊंगा तो बच्चों इसका प्रेशर में x डिसोसिएशन होगा, यहाँ x फॉर्मेशन होगा, यहाँ भी x फॉर्मेशन होगा। और फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, दिस इज P0 माइनस एक्स, बिकॉज ये रिएक्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा होगा। जैसा कंसंट्रेशन के लिए सॉल्व कर रहे थे ना, वैसा ही बस इस बार प्रेशर के लिए लगाना है और कोई काम नहीं है दिक्कत। ठीक, यहाँ क्या हो गया होगा x, ये भी हो गया होगा x। प्रेशर के लिए जब भी सवाल सॉल्व करना ना, तो लास्ट में आप लोग को बच्चों P टोटल लाना रहेगा। क्या लाना रहेगा, P टोटल। तो P टोटल का मतलब रिएक्टेंट का प्रेशर जो कि P0 माइनस एक्स है, प्लस प्रोडक्ट का प्रेशर जो कि x प्लस एक्स है, क्योंकि दो सारे के सारे गैस है ना, सारे के सारे गैसेस फॉर्म में है, तो गैस के प्रेशर को आपको कंसीडर तो करना ही रहता है। तो यहाँ से जब प्यारे बच्चे P टोटल की वैल्यू काउंट करेंगे तो ये माइनस एक्स और एक प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमें केवल क्या मिलेगा P0 प्लस एक्स। मतलब कुल मिला के कहने का अर्थ क्या है कि x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी P टोटल माइनस P0। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ x। ओके, बट हमको आदत पड़ रखी है सवाल किसके फॉर्म में सॉल्व करने की, कंसंट्रेशन के टर्म में सॉल्व करने की। तो बच्चों आप एक काम करना, अगर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन लेना होगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन A जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लो P0 के। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, P0 के। मतलब जब log ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स लगाते हो ना, तो वहां A की जगह पे क्या लगाना, P0 लगाना, इनिशियल प्रेशर की वैल्यू। और जो लेफ्टेड अमाउंट रहता है, रिमेनिंग अमाउंट होता है, वो A माइनस एक्स आता है। वो क्या आता है, A माइनस एक्स। तो एक काम करो ना, एक काम करो, A की जगह पे तो आपने P0 लगा दिया, माइनस x की जगह पे आप क्या लगाओगे, x की जगह पे आप लगाओगे P टोटल माइनस P0। जब मैं इसको ध्यान से देखूंगा तो ये हो जाएगा P0 माइनस P टोटल, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस P0। मतलब A माइनस एक्स की वैल्यू आप याद रखेंगे, ये हो गया 2P0 माइनस ऑफ P टोटल। होप सो ये यहाँ तक की कहानी सबको अच्छे से समझ में आ गई। ये A माइनस एक्स की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, A की वैल्यू है। याद रह जाएगा, A माइनस एक्स क्या आया, P0 के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आया, और A माइनस एक्स की जगह पे अब हम पुट करने वाले हैं 2P0
माइनस पी टी एट दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है, मतलब उस टाइम का क्या प्रेशर रहेगा। तो यहां तक का अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। हर बार ऐसे ही करना, रिएक्टेंट देगा, प्रोडक्ट देगा, इनिशियल अमाउंट टी इक्वल टू 0 टाइम पे आप लोग हमेशा जो गिवन रहता है वो देगा ही देगा, प्रोडक्ट 0 0 रहेंगे, फिर एक्स मोल डिसोसिएट होगा, यहाँ पर जो प्रेशर है तो भैया एक्स एटीएम डिसोसिएट होगा, फाइनली ये बचेगा और हम लोग टोटल लाएंगे वैल्यू और उसके बाद इनिशियल कंसंट्रेशन और लेफ्टेड अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट का एक रिलेशन तैयार कर लेंगे। अब सवाल में मेरे प्यारे बच्चों से क्या पूछा गया था, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। क्या पूछा गया था, रेट कांस्टेंट। तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया ये। अब हम चलिए इसको हटा रहे हैं क्योंकि हमें अभी कहानी बाकी है, के लाना है। के का वैल्यू सबको पता था, दैट इज 0.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। याद आ रहा है, यही तो के था। इस बार आपको क्या करना है, ध्यान देना कि के लाना है, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग ए की जगह पे मेरे प्यारे बच्चों अभी तो हमने पढ़ा पी नॉट लगाना, और ए माइनस एक्स की जगह पे 2 पी नॉट माइनस पी एट दैट पर्टिकुलर टाइम पे ये वैल्यू आपको पुट करनी थी। अब चलिए अब सवाल में आ जाइए। सवाल में आप लोग को दो अलग अलग टेम्परेचर दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक 360 सेकंड पे और एक 720 सेकंड पे। तो हमको दोनों के लिए अलग अलग के की वैल्यू लानी पड़ेगी। पहला एट 360 सेकंड, ठीक, तो एट 360 सेकंड में मान लेता हूं मैं k1 ला रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन टी की जगह पे आप क्या रखेंगे इस बार 360 इक्वल, सॉरी इक्वल लिखा गया, लॉग पी नॉट। पी नॉट देखो सवाल में कितना दिया है, यही तो आपका पी नॉट है ना, यही क्या है पी नॉट है। तो पी नॉट है 35 और यहां इस पर्टिकुलर 360 सेकंड के लिए ये पी एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर टाइम दिया है 54। तो वैल्यू पुट कर दो, पी नॉट की जगह पे आपने रखना है 35 अपॉन अगेन नीचे 2 टाइम्स 35 माइनस 54। क्यों 54 रखा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 360 सेकंड पे, उस समय जो प्रेशर है वो क्या है 54 mmHg है। तो पीटी का मतलब 360 सेकंड पे प्रेशर, तो कितना रख दिया 54। सॉल्व कीजिएगा इसको, दिस इज 2.303 अपॉन 360 लॉग 35, ये हो गया 70 माइनस 54 कितना हो गया 16। ठीक है, यहां से आप लोगों को k1 की वैल्यू मिलेगी। जनरली ये सॉल्व करने से 2.175 इंटू 10 की पावर माइनस 3, कैलकुलेटर में सॉल्व किया मैंने इसको, क्या हो गया एटीएम इनवर्स, या सॉरी mmHg में था ना, तो बस समझ लो उसका यूनिट जो भी यूनिट रहेगा। ये तब के लिए था जब आप लोग का टाइम पीरियड क्या था 360 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट अब देखना, अब हम लोग आएंगे कहां 720 सेकेंड। टाइम पीरियड अब क्या है 720 सेकेंड है। उस टाइम के लिए भी अगर हम लोग को के की वैल्यू लानी पड़े तो अगेन यही डाटा चलेगा, 2.303 अपॉन क्या करना है इस बार टाइम की जगह पे क्या रख देना 720 लॉग ऑफ, फिर से यही चीज पी नॉट की जगह पे क्या रखा गया 35, नीचे 2 टाइम्स पी नॉट मतलब 2 टाइम्स 35 माइनस माइनस 720 सेकंड पे आप लोग का प्रेशर क्या है बच्चों, ये है 63। क्या है 63, तो यहां पर आप 63 रखिए, चीजों को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो दिस इज 2.303 डिवाइडेड बाई 720 लॉग 35, 70 माइनस 63 हो गया तो बचा 7, मतलब ये जो K2 है ये क्या है हमारा K2 है, अलग अलग टाइम पे हम ला रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 720 लॉग क्या आ गया 5। चलिए तो यहाँ से आप लोग K2 की वैल्यू ला लीजिए 2.235 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये K1 आ गया, ये K2 आ गया। अगर K निकालना है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, क्योंकि आपको टेम्परेचर दिया है सेम,
तो थ्रू आउट द केमिकल रिएक्शन जो रेट कांस्टेंट आएगा वो सेम आना चाहिए, अलग अलग लेके नहीं चलना है, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था तो आपको की वैल्यू भी अलग अलग नहीं देनी है, एक वैल्यू लेनी है, एक वैल्यू लेनी है। इसका मतलब इन दोनों का क्या ले लो, एवरेज ले लो। जैसे ही आप इन दोनों का एवरेज लोगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा 2.20 10 की पावर -3 क्या हो जाएगा, मिलीमीटर Hg का इनवर्स। के का यूनिट क्या होता है, जो भी मिलीमीटर Hg में प्रेशर दिया था ना, तो प्रेशर का जो भी यूनिट आया उसका क्या लेना, इनवर्स लेना। तो ये आपका आया फाइनल वैल्यू ऑफ के, रेट कांस्टेंट। समझ में आ गई बातें, ये आपका एग्जैक्ट आंसर। एक स्क्रीनशॉट ले लो कैसे सवाल को डील किया गया, बड़ा सवाल भले ही दिखा बट बनाया कैसे गया, होप सो आपको समझ में आया। बच्चे एक और सवाल ऐसा ही बनाते हैं ना, इससे कॉन्सेप्ट एकदम फाइनली क्लियर हो जाएगा। चलो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बाय बोलते हैं। अब एक और दमदार सवाल ऐसा ही, ये सवाल देख सकते हैं आप लोग। Where the following data were obtained during the first order, फिर से फर्स्ट ऑर्डर नाम दे दिया हमारे लिए, बल्ले बल्ले। ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया है, अच्छी बात है। फिर से एक्सपेरिमेंट 1-2 दे रहा है, SO2Cl2 का डिकम्पोजिशन दिया है और टाइम दिया हुआ है बच्चों, ये टाइम दिया है 0, मतलब ये जो भी वैल्यू है ना, ये वैल्यू क्या है, P0 है, और ये क्या है मेरा P एट पर्टिकुलर टाइम पे है, वो टाइम क्या है 100 सेकेंड। तो ये आपको डाटा दिया हुआ है। आगे सवाल में आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। अरे वाह, इस बार आर लाना है बाबू, और आर क्या होता है, के इंटू ए माइनस एक्स की पावर एन, याद है ना रेट इक्वेशन। तो भैया यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन ए माइनस एक्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना दिया है, फर्स्ट ऑर्डर, तो एन की वैल्यू क्या ले ली गई 1। पर मेरे प्यारे बच्चे एक बात और जान लेना, ये तो कंसंट्रेशन के टर्म में लेते थे ना, क्वेश्चन इस बार प्रेशर के टर्म में है। तो क्वेश्चन प्रेशर के टर्म में है तो आप लेंगे के इंटू प्रेशर ऑफ SO2Cl2, केवल रिएक्टेंट का प्रेशर, क्योंकि आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन केवल किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के अमाउंट, रिएक्टेंट के प्रेशर, उसी पे डिपेंड करता है, उसके वॉल्यूम पे। प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं है केमिकल काइनेटिक्स में। इसकी पावर में क्या ले लेना 1। तो ये इक्वेशन को याद रखना, इसको हम लोग थोड़े समय बाद कोरिलेट करेंगे। ओके, चलो डाटा आप देख लिए, SO2Cl2 से क्या कर रहे हैं हम लोग, SO2Cl2 से बना रहे हैं हम SO2 प्लस ऑफ Cl2। अब इसमें मान लीजिए मैंने T इक्वल टू 0 टाइम पे इसका प्रेशर मान लिया P0, ये क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0। फिर T इक्वल टू T टाइम पे जाऊंगा बच्चों, हर बार ये काम करना है ना, इससे क्या होगा ना, बोर्ड में ऐसा बना के आओगे तो मजा आ जाएगा, टीचर फुल में फुल मार्क्स भी देगा, काट नहीं पाएगा मार्क्स। फिर फाइनली हम लोग आते हैं, फाइनली जब हम आते हैं तो ये हो जाएगा P0 माइनस एक्स, ये हो गया x और ये भी हो गया x। अब अगर P टोटल निकाला जाए तो रिएक्टेंट का प्रेशर प्लस प्रोडक्ट के प्रेशर, सब तो 1-1-1 मोल थे ना, तो सबकी स्टोइकियोमेट्री 1 रह गई। मतलब यहां से मेरे प्यारे बच्चों को मिल गया P टोटल कितना मिल गया, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो ये आया P0 प्लस एक्स। तो कुल मिला के बच्चों जो x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो आ रही है P टोटल माइनस P0। अरे भाई x को इधर ही रहने दिया, इसको यहाँ भेज दिया, तो P टोटल माइनस P0। अब ध्यान से आप एक बात समझिएगा, बात ये है कि P0 की वैल्यू तो आपको सवाल के स्टार्टिंग से पता है, कितना पता है तो देख लीजिए 0.5, 0.5 जो भी यूनिट रहा होगा। P टोटल आपको इस बार क्वेश्चन में गिवन है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर इज 0.65 atm। भैया टोटल प्रेशर भी दे दिया इस बार, समझना बात को। तो जब टोटल प्रेशर भी दे दिया तो x की वैल्यू हमारी आ गई 0.65 माइनस 0.5, x की वैल्यू आ गई 0.15। ये आप लोग को यूज करना रहेगा, ठीक है। यूनिट जो भी है उसका ATM दिया है तो ATM में ही सब चला लेना, ओके कोई दिक्कत नहीं। ये भी ATM में है, ये भी ATM में है। बात ये नहीं थी, हमने x निकाल के रख लिया, x की वैल्यू को अभी मगर नहीं यूज करना है, x की वैल्यू यूज होगी थोड़े समय बाद।
जब हम सवाल के सेकंड पार्ट पे जाएंगे, ध्यान से समझना बच्चों, आपसे बोला गया है रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू निकालने के लिए, उसके लिए पहले क्या लाना पड़ेगा, के लाना पड़ेगा, रेट कांस्टेंट, क्योंकि इसकी इक्वेशन में इसकी वैल्यू जरूरी है। ठीक, तो रेट कांस्टेंट तो पहले लाओ, और रेट कांस्टेंट पहले लाने के लिए आप सबने पढ़ा है कि k इक्वल टू क्या करना पड़ता है, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स करना होता है। क्यों? क्योंकि ये किसके लिए वैलिड है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और आपको क्वेश्चन ही किसके लिए पूछा गया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ठीक है, ये k की वैल्यू तो हम लोग लगाते हैं, बट यहां पर जो a रहेगा ना बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, पी नॉट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, पी नॉट के। और जो a माइनस एक्स रहेगा वो तो लाना पड़ेगा ना, वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा। तो बच्चों a की जगह पे आपने रख दिया पी नॉट माइनस x की जगह पे फिर से हम क्या रख रहे हैं, पी टी माइनस पी नॉट। तो जब मैं फिर से इसको सॉल्व करूंगा तो a माइनस एक्स की जो वैल्यू आएगी, अगेन ध्यान से देखोगे तो 2 पी नॉट माइनस पी टी आएगा। अब ऐसा कई बच्चे सोच सकते हैं कि सर हर बार यही आएगा क्या, तो इसको याद कर लें कि a माइनस एक्स 2 पी नॉट माइनस पी टी होगा। नहीं, ये तब हो रहा है बच्चों जब इन सबके सामने की स्टाइकियोमेट्री 1 1 1 रह रही है। गलती से स्टाइकियोमेट्री चेंज किया, बोल देगा अमोनिया का फॉर्मेशन कराओ, N2+3H2 से 2NH3 बनाओ, वहां ये नहीं आएगा, इसलिए इसको रटना नहीं है। ठीक है, स्टाइकियोमेट्री जब 1 रह रही है तब ऐसा आ रहा है। स्टाइकियोमेट्री 1 2 3 कुछ कुछ अलग अलग हो जाए ना, तो भैया ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो क्या केमिकल रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। ओके, चलो बच्चों, अब यहां ध्यान से देखो, a माइनस एक्स पता चल गया, a पता चल गया, यहाँ पुट करो तो k की वैल्यू हमने रखनी है 2.303 अपॉन टी। टी की जगह पे कितना, टी की जगह पे कितना, 100, कितना, 100, तो ये हो गया 100 लॉग, फिर से a की जगह पे हमने क्या रखेंगे, पी नॉट डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स की जगह पे हम रखेंगे 2 पी नॉट माइनस पी टी। अब आप डाटा को पुट कीजिए, के की वैल्यू ला लीजिए, तो दिस इज 2.303 अपॉन 100 लॉग, ध्यान से समझो कि भैया पी नॉट 0 टाइम पे था, उस समय प्रेशर क्या है 0.5 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 0.5, बट अभी आप कौन से टाइम पे खड़े हो, 100 सेकेंड पे। 100 सेकेंड पे जो प्रेशर है ना वो 0.6 है, वो क्या है 0.6 है। कुछ बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर a माइनस एक्स, ये तो पता है 0.5, x ला लियो 0.15, पुट कर देता हूं। नहीं पुट करूंगा ना, क्योंकि भैया ये तब का किसी दूसरे टाइम के लिए है। 100 सेकंड पे जो प्रेशर दिया था क्वेश्चन में वो दिया है 0.6, तो आपको वही पुट करना था। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो गया 0.5, नीचे हो रहा है 1 माइनस 0.6 मतलब 0.4। तो फाइनली k की वैल्यू यहाँ आफ्टर सॉल्विंग दिस 2.23 इंटू 10 की पावर -3 पर ATM आ जाएगी। ये आ गया k का वैल्यू। और आपको पता है कि k चेंज नहीं होता, अगर टेम्परेचर चेंज ना हो तो k की वैल्यू भी चेंज नहीं होती। तो k की वैल्यू जो आ गई ना वो फिक्स हो गई, वो डायरेक्टली क्या हो गई, फिक्स हो गई। अब ध्यान से समझना बात को, आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है, आपके पास k की वैल्यू आ चुकी है। इन दोनों वैल्यूज को यूज करके हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन पे डाटा पूछा है ना, उसको लाना है। तो यहां तक आप लोग नोट कर लो बच्चों। अब हम सीधे सवाल में आते हैं। हमारे सवाल में हमको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू ये यूज करना था, आर इक्वल टू क्या लेना है, के प्रेशर ऑफ SO2Cl2। और ये जो प्रेशर ऑफ SO2Cl2 है ना बच्चों, इसी को तो हम लोग a माइनस एक्स की पावर में 1 ले रहे हैं ना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, है ना। क्योंकि रिएक्टेंट का जो फाइनली प्रेशर बचता है, प्रेशर ऑफ SO2Cl2, उसी को तो आप लोग क्या ले रहे हो, इसी को तो आप a माइनस एक्स लेते हो। ठीक, तो फाइनली देखो तो ये जो a माइनस एक्स है ये क्या है, पी नॉट माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू पता है, पी नॉट की वैल्यू भी आपको पता है, तो इसको पुट कर दीजिए। तो आर इक्वल टू के, ए की जगह पे हम रखेंगे पी नॉट माइनस एक्स की वैल्यू हम लोग को पता है कि पावर में 1, डाटा रखिए के, चलो के तो हम लोग ला चुके हैं एक्चुअली, चलो अगले स्टेप में लिख देते हैं। पी नॉट कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 0.5 माइनस एक्स की वैल्यू तो यहां से मिली थी ना, कितनी
0.15 की पावर में क्या चल रहा है 1। के की वैल्यू 2.23 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 0.35। इसको सॉल्व करने से कितना आएगा 0.35 पावर में 1। ये आया आप लोग का रेट ऑफ रिएक्शन का फाइनल आ जाता है 7.805 इंटू 10 की पावर -4। यूनिट तो हमेशा इसका फिक्स रहता है रेट ऑफ रिएक्शन का, मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस वाज द फाइनल आंसर फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो ये बड़ा दमदार सा क्वेश्चन था, बहुत सारी चीजें सिखा कर गया। तो होप सो ये सारा सवाल आप लोग को सही से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बहुत सारे क्वेश्चंस का हमने प्रैक्टिस किया। होप सो ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम लोग को पढ़ना है के का टेम्परेचर के साथ रिलेशन। ठीक है, अभी तक के क्वेश्चन में के चेंज नहीं हो रहा था ना, अब के को चेंज करना है। और कि किसके साथ चेंज होता है, टेम्परेचर के साथ। तो हम पढ़ेंगे आर्हीनियस इक्वेशन। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में नए एनर्जी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।